डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। तो इसमें हम सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन का जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, और जो आपकी सोलिनॉइड होती है उस सोलिनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस को हम निकालेंगे। तो दोनों ही टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमेशा ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं। सेल्फ इंडक्शन की जो है आपकी डेफिनेशन आती है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और जो लॉन्ग सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपका 4 मार्क्स में आता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। तो व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which the coil opposes any change in the strength of the current flowing through it by inducing an EMF itself। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन EMF इन इटसेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या किसी भी कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले करंट के चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है, और वो जो करंट की स्ट्रेंथ में जो चेंज हो रहा है वो कैसे वो अपोज करता है? बाय इंड्यूसिंग एन EMF। तो अपने अंदर एक EMF को इंड्यूस करता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल। तो ये आपकी एक कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कॉइल अपने अंदर होने वाले किसी भी करंट के चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। और कैसे अपोज करती है? कॉइल जो है करंट के चेंज को कैसे अपोज करती है? बाय इंड्यूसिंग एन EMF इन इटसेल्फ। तो अपने अंदर ही कॉइल जो है अपने अंदर ही अगर कोई करंट चेंज हो रहा है उस करंट के चेंज को अपने अंदर ही एक EMF को जो है वो इंड्यूस कर लेती है। उसी को ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है अपने अंदर ही इंडक्शन करना। ठीक है, तो अगर ये कोई भी मान लो ये अगर आपकी कोई भी कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल में अगर आपका कोई भी करंट इस कॉइल में जो मान लो अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट में कोई भी चेंज आता है, ठीक है, तो ये कॉइल जो है अपने अंदर ही EMF इंड्यूस कर लेगी। तो ये वाली जो कॉइल है अपने अंदर ही EMF इंड्यूस कर लेगी, सो दैट टू अपोज चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कि जो करंट का चेंज है उसको अपोज करने के लिए ये कॉइल अपने अंदर ही EMF इंड्यूस कर लेती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है अपने अंदर ही। सेल्फ का मतलब खुद के अंदर, और इंडक्शन का मतलब EMF को इंड्यूस करना। तो कॉइल के अंदर, ठीक है, तो कॉइल के अंदर अगर आपका कोई भी करंट चेंज हो रहा है तो करंट चेंज होने से उसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो कॉइल क्या करती है? अपने अंदर ही एक EMF को इंड्यूस कर लेती है, सो दैट उस करंट को अपोज करने के लिए, उस करंट के चेंज को अपोज करने के लिए। ठीक है, तो ये है इसमें कि सेल्फ इंडक्शन जो होती है, सेल्फ का मतलब कि कॉइल के अंदर ही आपका एक EMF इंड्यूस हो जाता है। कॉइल जो है अपने अंदर ही एक EMF को इंड्यूस कर देती है अगर उसके अंदर कोई भी करंट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो अगर करंट इंक्रीज़ होती है वो इंक्रीज़ इन करंट को अपोज करती है, और अगर करंट डिक्रीज़ होता है तो वो डिक्रीज़ इन करंट को अपोज करती है। कैसे अपोज करती है? अपने अंदर ही वो कॉइल जो है वो EMF को इंड्यूस कर लेती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर फिगर में जो आपको गिवन है, ये आपका एक कोयल है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको एक कोयल दी गई है, और इस कोयल को, ये जो आपकी एक कोयल है ऐसे, तो ये आपकी कोयल है, इसको आपने जो है यहाँ पे एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस सर्किट में अगर हम देखें, यहाँ पे आपने एक बैटरी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, सेल के साथ में, और ये आपकी एक कोयल है। ठीक है, तो कोयल में जो है आपके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये सोलिनॉइड है आपकी। ठीक है, और इसमें से जो करंट है, ये करंट जो है ये इस सर्किट में से आपका फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किट में अगर ये कोयल क्या करती है? अगर इस कोयल में कोई भी करंट चेंज होता है तो ये करंट के चेंज को अपोज करने का काम करती है। कैसे? कि इस कोयल के अंदर ही क्या इंड्यूस हो जाएगा? एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर करंट आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो ये
कोयल का जो ईएमएफ होगा ये इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगा, और अगर करंट डिक्रीज होगा तो कोयल का जो ईएमएफ होगा वो डिक्रीज इन करंट को अपोज करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें से फिर करंट जो है वो आपका फ्लो करेगा। ईएमएफ अगर इंड्यूस होगा तो करंट आपका फ्लो होगा। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस, की अपने अगर कोयल में कोई करंट चेंज हो रहा है तो वो अपने अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस कर लेती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब अपने अंदर खुद से, और इंडक्शन का मतलब ईएमएफ इंड्यूस कर लेती है। क्यों कर लेती है, अगर उसके अंदर कोई भी करंट जो है अगर वो चेंज होता है, क्योंकि हमें पता है कि करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखा इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। तो यहाँ पे फिर फिगर में आपको दिया गया है द सेल्फ इंडक्टेंस को हम, इसका जो दूसरा नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया भी कहते हैं। फिगर में फिर आपको बताया गया है इफ़ द करंट इन द कॉइल, if the current in the coil is changed by, if current in coil L is changed by varying the contact position on a variable resistor, a self-induced EMF appear in the coil while the current is changing। तो उसने कहा है कि अगर हम करंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कोयल के अंदर ही एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है। जैसे ही इस वाले सर्किट में अगर हम करंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अगर हम ये जो करंट आई है इस आई को चेंज कर सकें, और ये आई हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये आई जो है हमने इसको किसके साथ जोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को जो है हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है ये आपकी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस पे अगर हम इसको रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे, अगर बार बार रेजिस्टेंस को चेंज करते रहें तो जो करंट है वो भी आपका चेंज होता रहेगा। वेरिएबल का मतलब कंटिन्यूस, इसके कॉन्टैक्ट को आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और अगर बार बार रेजिस्टेंस चेंज होगी तो जो हमारा करंट है वो भी हमारा बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, और करंट के चेंज होने से फिर इसी कॉइल के अंदर आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसमें यही बताया गया है कि अगर आपको करंट कोयल के करंट को चेंज करो, अगर हम कोयल के करंट को जो है वो चेंज करते हैं, अगर हम कोयल के करंट को जो है वो चेंज करते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखी है उस रेजिस्टेंस को चेंज करके जो है हम कोयल की करंट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही कोयल का करंट चेंज होगा तो कोयल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी कि कोयल करंट भी जो है वो कोयल के अंदर चेंज हो रहा है और जो ईएमएफ है वो भी कोयल के अंदर इंड्यूस हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इसको सेल्फ इंड्यूस्ड, यानी कि खुद के अंदर ही उसका करंट चेंज हुआ है और उसी के अंदर उसका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो इसी को ही हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस अपीयर्स इन द कोयल। तो कोयल में जो है वो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब उसमें से करंट आपका चेंज होता है। तो अब हम देखेंगे कि जब करंट आपका इंक्रीज़ होता है तब ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा, और जब करंट आपका डिक्रीज़ होता है तब ईएमएफ जो है वो आपका कैसे प्रोड्यूस होगा। तो फिर इसमें दिया गया है कि व्हेन द करंट इज़ इंक्रीजिंग, तो जब करंट आपका इंक्रीज़ होगा, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ appears across the coil in a direction such that it opposes the increase. Therefore, it would be in a direction opposite to the I. ठीक है, तो हमें इसमें देखा है कि जो सेल्फ इंड्यूस अगर करंट इंक्रीज होगा तो हमें पता है लेंज लॉ से हमेशा वो क्या करता है, अपने कोज को अपोज करने की कोशिश करता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि इस वाले फिगर में कि अगर करंट जो है, अगर कोयल के अक्रॉस का जो करंट है वो आपका इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को अगर आपने डिक्रीज़ कर दोगे तो करंट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर कोयल के अक्रॉस का करंट आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो कोयल क्या करेगी, कोयल इंक्रीज़ इन करंट को अपोज करेगी, यानी कि जो करंट जो इंक्रीज़ हो रहा है कोयल उसको अपोज करने का काम करेगी और कोयल के अंदर आपका एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और हमें पता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगा, यानी कि वो करंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये वाला जो करंट है ये कोयल के अंदर खुद से इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब कि ये जो कॉइल थी आपकी, जैसे ही पहले इसमें जो करंट है वो, ये हम अगर हम इसमें बनाएं कि ये जो हमारा करंट है ये हमारा बाहर वाला करंट है जो कि हम बैटरी से दे रहे हैं, ये कॉइल का बाहर वाला करंट है जो हम बैटरी से दे रहे हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही वो बाहर वाला करंट जो हम बैटरी से दे रहे हैं अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है, अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट अगर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा तो इस कोयल के अंदर आपका एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो ईएमएफ जो है इंक्रीज़ इन करंट को अपोज करने का काम करेगा, यानी कि इस कोयल के अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और उससे जो करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि कोयल के अंदर सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि जो बाहर वाला जो आपका बैटरी वाला करंट है वो तो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो आपका कोयल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ क्या कोशिश कर रहा है, इंक्रीज इन करंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो वो इंक्रीज इन करंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोयल जो है अगर यहाँ पे इंक्रीज इन करंट को वो अपोज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज इन करंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा ये बैटरी वाला जो करंट था अगर ये हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है और अगर ये इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है तो ये कोयल जो है अपने अंदर एक ईएमएफ को डेवलप कर लेगी। और हमें पता है जैसे ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो ईएमएफ फिर से क्या प्रोड्यूस होता है, आपका एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो वो करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये इंक्रीज इन करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन अगर हम देखें कि व्हेन द करंट आई इज़ डिक्रीजिंग, when the current I is decreasing, the self-induced EMF appears across the coil in a direction such that it opposes the decrease. Therefore, current would be in the direction of I. ठीक है, तो करंट अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये डिक्रीज़ इन करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो डिक्रीज़ इन करंट को अगर ये अपोज करेगा तो करंट की जो दोनों की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, सेम डायरेक्शन होगी, क्योंकि इस केस में अगर करंट आपका डिक्रीज़ कर रहा है तो जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डिक्रीज़ को क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि डिक्रीज़ को अपोज कैसे करेगा कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमारा बैटरी वाला करंट है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला करंट होगा वो भी जो है आपका सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये डिक्रीज़ इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कि सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई भी कोयल है और उस कोयल में अगर आपका करंट चेंज होता है, कोई भी अगर आपकी कोयल है और उस कोयल में अगर पास होने वाला करंट चेंज होता है तो करंट के चेंज होने की वजह से उस कोयल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। वो करंट जो है आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और वो करंट जो है आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब हो गया कि कोयल में, उसी कोयल में करंट चेंज हो रहा है और उसी कोयल में जो है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कोयल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि अगर करंट आपका इंक्रीज़ कर रहा है, ये बाहर वाला जो बैटरी वाला करंट है, ये करंट हमारा अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो इंक्रीज़ को अपोज कर रहा है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला करंट होगा जो कि इंक्रीज़ को अपोज करेगा। तो दोनों करंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर हमारा करंट यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, करंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये बैटरी वाला करंट है, तो करंट के डिक्रीज़ होने की वजह से जो कोयल के अंदर हमारा जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये डिक्रीज़ इन करंट को अपोज करने का काम करेगा। तो यानी कि फिर उसको सपोर्ट करेगा ये, तो दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसी को ही हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ठीक है, तो यहीं पे हमने बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है। ये कोयल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से अगर कोयल में
कोयल में से गुजरने वाले अगर करंट में कोई भी चेंज आता है तो उस कोयल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपका एक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि आपके करंट की डायरेक्शन में भी हो सकता है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसी कोयल में हमारा करंट चेंज हो रहा है और इसी कोयल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने सर्किट में देखा, तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में फिर यहाँ पे बताया गया है कि अगर C इज़ ए कॉयल ऑफ फ्यू टर्न्स wound on a soft iron core, it is connected to a battery, a key, a rheostat, a bulb. Press key K and adjust the rheostat so that bulb glows. Now release the key. We find that bulb overglows. Overglowing indicates the current through the bulb increases on releasing the key. This must be due to the self-induced current in the direction of main current during the break. तो यहाँ पे इसमें एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की सेल्फ इंडक्टेंस को क्या हम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये इस वाले फिगर में आपको बताया गया है। सेल्फ इंडक्टेंस में हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है ये आपकी एक कोयल है, ठीक है, ये जो है ये आपकी कोयल है जो कि आपने आयरन के ऊपर लपेटी हुई है, ठीक है, एक आयरन का जो पीस है उसके ऊपर आपने ये अपनी कोयल को लपेटा हुआ है। इसके बाद इसके पैरेलल में यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है, ठीक है, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे बल्ब के साथ में यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की है और बैटरी के साथ में हमने एक की को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो उसने कहा है कि जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो जल जाता है। बैटरी को जैसे ही हम ऑन करेंगे, यानी कि ये वाला जो स्विच है, इस वाले स्विच को अगर हम बैटरी को ऑन करेंगे और इस वाले स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो ये वाला जो बल्ब है ये हमारा जल जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे, तो जैसे ही हम की को ऑफ़ करेंगे, स्विच को ऑफ़ करेंगे, तो करंट की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्विच को ऑफ़ करने की कोशिश करते हैं तो ये जो बल्ब है ये जो है ये ओवर ग्लो करने लगता है, यानी कि इसके अक्रॉस जो लाइट है, यानी कि ये जो ग्लो कर रहा था पहले जो ग्लो कर रहा था, अब इसकी जो ग्लोइंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और ग्लोइंग तभी इंक्रीज़ होगी जब इसके अक्रॉस का जो करंट है वो आपका इंक्रीज़ होगा। तो हमें पता है कि जब हमने स्विच को ऑफ़ किया तो बल्ब के अक्रॉस का जो करंट है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी जो कॉइल हैं, बल्ब के अंदर की जो कॉइल्स हैं, उस कॉइल में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो कि डिक्रीज़ इन करंट को अपोज करेगा। तो यानी कि जो करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो जो उसके अंदर का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो टोटल करंट जो है वो बल्ब के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा और बल्ब जो है वो ओवरग्लो करने लगेगा। तो ये ही इसमें एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में बताया गया है कि जैसे ही हमने पहले बल्ब को जला लिया, तो जैसे ही हम की को ऑफ़ करते हैं, जैसे ही हम स्विच को ऑफ़ करते हैं यानी कि की को रिलीज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो बल्ब है पहले से ज़्यादा ओवरग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हम अपनी स्विच को ऑफ़ करते हैं तो बल्ब जो है ये हमारा पहले से ओवरग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तभी होता है, ओवरग्लो तो तभी होगा जब बल्ब के अक्रॉस का जो करंट है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमें पता है कि जैसे ही करंट डिक्रीज़ होगा तो जो बल्ब की कॉइल है उस कॉइल में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन, उसका ही अक्रॉस जो करंट इंड्यूस होगा और जो हमने बैटरी से जो करंट दिया है दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे और उसकी वजह से जो आपका करंट है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और जो बल्ब है वो आपका ओवरग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसमें एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था। नेक्स्ट इसमें है फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और या फिर सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है
और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो ये अब अभी हम देखेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है एंड सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सपोज आई जो है वो हमारा करंट है जो कि हमारा कोयल में से फ्लो कर रहा है। आई जो हमारा करंट है जो कि कोयल में से फ्लो कर रहा है। और फाई क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो भी हमारी कोयल है उस कोयल में। तो ये भी हमारी, अगर ये कोयल है, इस कोयल में बहुत सारे टर्न्स हैं, तो बहुत सारे ये जो टर्न्स हैं, ये 1 टर्न, 2 टर्न्स, 3 टर्न, तो ये हमारी कोयल है, इसमें ये बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो इसका जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है और करंट जो है वो आई है, ठीक है, तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कोयल के अक्रॉस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बताया था कि अगर ये आपकी कोई भी कोयल है, इस कोयल में जो है आपके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसके अक्रॉस अगर आपका आई करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो इस कोयल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि इस मैग्नेटिक कोयल का जो फ्लक्स होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसमें से कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और फ्लक्स जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो फ्लक्स होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के इक्वल का सिंबल बनाएं तो ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू एल आई। और जो आपका एल होता है, ये एल क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एल, दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इस एल का जो नाम है, ये जो कैपिटल एल है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और इस कैपिटल एल का जो नाम होता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसका दूसरा नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। इसके 2 नाम होते हैं, ठीक है। तो पहला जो नाम है इसमें एल का, जो फर्स्ट नेम है इसका कि ये आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इसका दूसरा नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। तो ये दोनों में से अगर हम कोई भी लिखें वो एक ही चीज़ है। अगर हम एल को कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस बोलें तब भी वही बात है, अगर हम इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलें तब भी वही बात है। तो दोनों में हम देखते हैं कि इसका जो नाम है वो सेम है, तो इसके 2 नाम होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका वैल्यू ऑफ एल है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, वो आपकी किस किस पे डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और आपका जो नेचर ऑफ मटेरियल है, यानी कि जो आपने कोयल को कौन से कोर पे लपेटा हुआ है, यानी कि आपने उसको आयरन के कोर पे लपेटा हुआ है, सॉफ्ट आयरन के कोर पे लपेटा हुआ है, एयर पे लपेटा हुआ है, तो कौन से मीडियम पे जो है आपने अपनी कोयल को लपेटा हुआ है उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसकी वैल्यू कि कोयल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, कोयल के जो भी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा, और आपने कोयल को कौन से उस पर लपेटा हुआ है ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑन विच द कोयल इज़ वाउंड। इसके बाद फिर ये यहाँ पे कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो फाई जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि फाई जो है वो किसके बराबर होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो अगर हम आई की वैल्यू को 1 ले लें यहाँ पे, तो अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एल। तो अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है तो फाई की वैल्यू एल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लक्स। ठीक है, तो किसी भी कोयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है या किसी भी कोयल का जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, जब कोयल में से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू कितनी होती है, यूनिट करंट होता है, यानी कि
फाई जो है वो किसके बराबर है, फाई जो है वो एल आई के बराबर है। तो अगर हम आई की वैल्यू को 1 ले लें, यानी कि अगर कोयल में से फ्लो करने वाला करंट आपका यूनिट है, तो करंट का कोयल का जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, उसके सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है, कि अगर करंट में, अगर कोयल में फ़्लो करने वाला करंट आपका 1 है, अगर हम उसको यूनिट करंट ले लें कि जब आपका कोयल में यूनिट करंट फ़्लो कर रहा है, तो उस कोयल का जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, उसके सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। इसके बाद हमें फैराडे लॉ से पता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है। हमें पता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी से, फैराडेज लॉ से हमें पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाई की वैल्यू किसके बराबर है, एल आई, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें माइनस डी बाई डी टी ओ, हमें पता है कि फाई जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की है, एल आई पुट की है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आएगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये किसके बराबर आएगा आपका, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा कोयल में वो हमें पता है इजिकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे एल आई पुट कर ली, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, डी आई बाई डी टी क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एल क्या है कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस, और ई क्या है कि कोयल में कितना ईएमएफ हमारा इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू को 1 ले लें, अगर ये जो है डी आई बाई डी टी, अगर हमारे पास डी आई बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अगर हम 1 ले लें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस एल के बराबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, यहाँ पे हम एल की एक और डेफिनेशन हम बता सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर हम इसकी वैल्यू को 1 ले लें, तो अगर हमने यहाँ पे इसको 1 ले लिया तो ई की वैल्यू जो है माइनस एल के बराबर आएगी, या एल की वैल्यू जो है वो माइनस ई के बराबर आएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF induced in the coil when rate of change of current through the coil is unity. Inductance is a scalar quantity. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, इस वाले में तो हमने देखा था कि फाई जो था, फाई की जो वैल्यू थी वो हमारे पास किसके बराबर थी, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो हमने देखा कि अगर सर्किट में जो करंट है वो यूनिट फ्लो कर रहा है, यूनिटी करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा फ्लक्स होगा कोयल का वही किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड इसके सेल्फ इंडक्टेंस के या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगा। अब दूसरी डेफिनेशन में हमने क्या देखा, दूसरी डेफिनेशन में हमने देखा कि अगर डी आई बाई डी टी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है हमारा 1 के बराबर है, तो जो इंडक्टेंस होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। तो यही इसमें डेफिनेशन हमने लिखी है, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन बताई है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो किसके बराबर है, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, ठीक है। तो किसी भी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है जब कोयल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, यूनिटी यानी कि 1 के बराबर होती है। यानी कि जब कोयल में से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, यूनिटी होगी, तो करंट का जो, तो कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। यानी कि हमने 2 डेफिनेशन देख ली। पहली डेफिनेशन में हमने देखा कि जब करंट में, जब कोयल में यूनिट करंट फ्लो कर रहा है तो यूनिट करंट के फ्लो करने की वजह से जो कोयल का फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, वो इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। और दूसरी डेफिनेशन हमने देखी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो जो एल होगा आपका वो किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा यहाँ पे। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन है कि अगर आपका यूनिट करंट फ्लो कर रहा है तो जो फ्लक्स होगा वो आपका
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर होगा। और दूसरी डेफिनेशन हमने देखी कि अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो यूनिटी है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ये दो डेफिनेशंस में हमने देखा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में हमने बताया कि अगर करंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो यूनिटी है तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वही ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको हम कहते हैं हेनरी। तो जो एल का एसआई यूनिट होता है, द एसआई यूनिट ऑफ एल जो होता है वो हेनरी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एल इज़ हेनरी और ये स्केलर क्वांटिटी है और ये हेनरी होता है। अब हम इसके बाद इसका क्या निकालेंगे, इसका एसआई यूनिट को हम निकालेंगे और इसके डायमेंशन फॉर्मूले को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ से निकाल लिया कि हमें एल की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ से ई जो है किसके बराबर है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हम एल की वैल्यू अगर निकालें तो एल किसके बराबर हो जाएगा, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो इसके बाद हम इसकी जो यूनिट को वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो जो ईएमएफ होगा ये किस में होता है, आपका वोल्ट में होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किस में होता है, आपका एम्पियर में होता है और टाइम जो होता है ये आपका सेकंड में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो ये ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसको फिर हमने लिखा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि कोयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू 1 हेनरी कब आएगी। ठीक है, कोयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू 1 हेनरी कब आएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो कोयल का जो एसआई यूनिट होता है वो हेनरी होता है। तो कोयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू 1 हेनरी तब आएगी जब उसमें से फ्लो करने वाले करंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा और उसमें कितना करंट इंड्यूस होगा, 1 वोल्ट का करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बताया कि फ्लो करने वाला करंट जो है वो आपका 1 हेनरी कब होगा, कि जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड और उसमें कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, 1 वोल्ट का करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपका 1 हेनरी होगा। तो ये डेफिनेशन आपकी 1 मार्क्स में 1 नंबर में आ सकती है कि अगर सर्किट में फ़्लो करने वाला करंट जो है वो 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है और उससे 1 वोल्ट का ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है तो कोयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी होगा। तो करंट अगर आपका 1 एम्पियर पर सेकंड से चेंज हो रहा है और करंट में जो ईएमएफ है वो 1 वोल्ट का इंड्यूस हो रहा है तो जो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हेनरी। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो आपका 1 हेनरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर हम बताएंगे यहाँ पे कि जो इसकी स्मॉलर यूनिट होती हैं मिली हेनरी का मतलब होगा 10⁻³ हेनरी और 1 माइक्रो हेनरी का मतलब होगा 10⁻⁻6 हेनरी। तो मिली को जो है हम स्मॉल एम से लिखेंगे और माइक्रो को जो है हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 और मिली का हो जाएगा आपका 10⁻⁻3। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कि सेल्फ इंडक्टेंस के जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपको फाइंड आउट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि जो ई होता है इस वाले फॉर्मूले से हमें किसका निकालना है, यहाँ पे हमें एल का निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो E इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, L इज इक्वल टू -E अपॉन डी बाई डी टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू E और डी टी अपॉन डी आई। अब हमें डी टी का भी पता है कि इसका तो टाइम होगा और
इसका भी पता है डी आई, यानी कि इसका जो है एम्पियर होगा। अब हमें ई का हम कैसे निकालेंगे, ई का हम निकालेंगे डब्ल्यू बाय क्यू से। ई का हम कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू बाय क्यू से। ठीक है, तो ई का हम डब्ल्यू बाय क्यू से निकाल लेंगे। तो पहले हमने ई का निकाल लिया, तो ई का जो होगा वो डब्ल्यू बाय क्यू से होगा। और डब्ल्यू का हमें पता है वर्क डन होता है, तो वर्क डन का होता है आपका ml/t-2, ये वर्क डन के लिए होता है। और चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि AT एम्पियर इंटू सेकेंड के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि Q जो होता है वो आपका IT के बराबर होता है। और I के लिए हम लिखेंगे एम्पियर और टाइम के लिए हम लिखेंगे सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका AT। ठीक है, तो इसके बाद फिर सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसके बाद है यहाँ पे dt, तो dt के लिए हम यहाँ पे t लिख देंगे, और t के लिए हम यहाँ पे नीचे जो है आपका वो I है, तो I के लिए हम यहाँ पे एम्पियर लिख देंगे। तो सारे को सोल्व करके, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट किया। तो इसको सोल्व करके जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल जो कि कैपिटल L होता है, तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा m1 l2 t-2 और a-1, क्योंकि यहाँ से जो t है और वो ये वाला जो t है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास a²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इस वाले में हमने देखा वीडियो में, आज वाले इसमें हमने डिस्कस किया कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर उसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो वो अपने अंदर से ही एक ईएमएफ को इंड्यूस कर लेती है उस करंट के चेंज को अपोज करने के लिए। तो अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है वो इंक्रीज़ इन करंट को अपोज करती है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है, और अगर करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो वो डिक्रीज़ इन करंट को अपोज करती है और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ़्लो करता है। इसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे जो है हम उसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, कि जैसे ही हम स्विच को ऑफ़ करते हैं तो बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करने लगता है। पहले हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा जलता है, लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑफ़ करते हैं तो बल्ब का जो ग्लो है वो बढ़ जाता है, ओवर ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल क्या होता है, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर हमने इसके 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं इसकी। इसके बाद हमने देखा कि जो इसका जो SI यूनिट होता है वो हेनरी होता है, 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने निकाला डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि उसके जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट EMF will be induced in a 10 Henry inductor in which a current changes from 10 ampere to 7 ampere in this time। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको कोई भी जो कॉइल है वो आपको दी गई है। तो इंडक्टर का मतलब यहाँ पे, इंडक्टर का मतलब क्या है, आपको ये दी हुई है, ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। ये जो कॉइल हमें दी गई है इस कॉइल को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इस कॉइल को हम इंडक्टर कहते हैं। तो फिर इसने क्या कहा है कि इस कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा है, व्हाट EMF विल बी इंड्यूस, तो हमें बताना है कि इसमें कितना EMF जो है वो इंड्यूस होगा। और इसके जो L की वैल्यू है, तो L की वैल्यू जो हमें यहाँ पे गिवन है वो 10 हेनरी गिवन है, यानी कि इसका जो L की वैल्यू है वो 10 हेनरी है। और करंट कितना चेंज हो रहा है, करंट जो है वो 10 एम्पियर से 7 एम्पियर का चेंज हो रहा है। और कितने टाइम में चेंज हो रहा है, वो 9 × 10⁻⁻2 सेकेंड में जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमें इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला, तो हमें पता है कि इंड्यूस्ड EMF का जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होता है, जो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होता है, E = -L di/dt। ये होता है आपका इंड्यूस्ड EMF, कि कॉइल के अंदर अगर हमारा करंट चेंज हो रहा है तो करंट के चेंज होने से उसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, तो वो किसके बराबर होगा, -L di/dt। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, -L di/dt। तो L की वैल्यू जो है वो हमें 10 हेनरी दी गई है। अब हमें निकालना है di/dt। तो जो di है, di क्या है हमारा, चेंज इन करंट है। तो चेंज इन करंट हमारा कितना है, इनिशियल है 10 एम्पियर और फाइनल है 7 एम्पियर। तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 10
इज इक्वल टू -3 एम्पियर। तो यानी कि -3 एम्पियर का जो करंट है वो चेंज हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है, 9 × 10⁻²। तो यानी कि जो dt की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 9 × 10⁻² सेकेंड। तो ये होगा हमारा। तो ये सारी वैल्यूज़ को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे जो EMF इंड्यूस्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 333.3 वोल्ट, यानी कि इतना EMF उसमें इंड्यूस होगा। थैंक यू।